Assalamu alaikum. Myself Anisa Mariam, and I am here to present you topic Phylum Porifera through a platform of MK preparation. किंगडम पोरिफेरा फाइलम पोरिफेरा को स्टडी करने से पहले हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ी है। उसमें से एक किंगडम एनिमेलिया है जो कि मोस्ट डाइवर्स किंगडम है। डाइवर्स किंगडम होने का मतलब ये है कि इस किंगडम में बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, लाइक हम फिश है, हमारे पास स्नेक है, स्पैरो है या एक मंकी है। जब ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन हम इन सबको जो है एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो इनमें फिजिकली भी ये चेंज है, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी चेंज है। कोई वाटर में रहता है तो कोई खुश्की में रहता है, कोई हवा में उड़ता है। इस तरीके से इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन हम सारे इन ऑर्गेनिजम्स को एक ही कैटेगरी में रख देते हैं। इसीलिए ये जो किंगडम है ना बहुत ज्यादा डाइवर्स है। लेकिन ऐसा क्यों, हम इतने सारे एक दूसरे से इतने इतने ज्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हम सबको हम एक ही किंगडम में क्यों रखते हैं? क्योंकि उन ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जो सबके अंदर कॉमन होती है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो आप उसको ऑटोमेटिकली किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख देंगे। ठीक है, उसमें जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका मल्टी सेलुलर होना जरूरी है। मल्टी सेलुलर यानी वो ऑर्गेनिज्म जो होगा एक से ज्यादा सेल से बना होगा, बहुत सारे सेल से बना होता है। कभी भी यूनिसेलुलर जो होगा ऑर्गेनिज्म वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट ये है कि वो डिप्लॉयड हो, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसके सेल्स के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टू कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एनिमल की जो होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो यूकैरियोटिक हो, यानी कि उसका जो सेल है उसके अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियस मौजूद हो। यूकैरियोटिक सेल्स भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस के अंदर उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, उनका क्रोमोसोम और डीएनए वगैरह उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हो। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ्स होना चाहिए, एनिमल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो कोई और ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई और एनिमल हो सकता है। ठीक है, और इंजेस्टिव होना चाहिए, उस फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपने माउथ के जरिए इंटर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। और नेक्स्ट जो बात है कि हैप्लॉइड गैमेट्स, वन एंड गैमेट्स होते हैं, उनकी फ्यूजन से जो एक एग है और एक स्पर्म है, उन दोनों की फ्यूजन से और फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होती है और फिर उनका डेवलपमेंट हो। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिस ऑर्गेनिज्म में ये वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगी ना, आप उसको एनिमल के अंदर रख देंगे, चाहे वो फिश हो, चाहे वो कोई रेप्टाइल हो, चाहे वो कोई मैमल हो। तो क्योंकि ये इतना डाइवर्स ग्रुप था, अब हर एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए जोलॉजिस्ट ने क्या किया कि हर ऑर्गेनिज्म को, जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म थे उसको एक एक कैटेगरी में रख दिया, और दूसरे जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म थे उनको एक जैसे कैटेगरी में रख दिया। और कुछ बेसिस के ऊपर उनकी डिवीजन की गई। जैसे हम फॉर एग्जांपल अपने स्कूल में, अगर हम स्कूल सिस्टम ही देखते हैं तो इसी तरीके से करते हैं ना, छोटे बच्चों की अलग क्लास बना लेते हैं और बड़े बच्चों की अलग क्लासेस होती है। बिल्कुल इस तरीके से ही छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जो थे, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स में कॉम्प्लेक्सिटी आती गई है, वो उस ग्रुप में वो उनको रखते चले गए हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने क्लासिफिकेशन की वो इस बेस पे थी कि वो यूकैरियोट हो, मतलब यूकैरियोट होना उनका मस्ट है। इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ तो होंगे ही। ठीक है, और यूकैरियोट की बेस पे फर्दर उनकी जो उन्होंने क्लासिफिकेशन की तो टू ग्रुप्स में की, सामने बॉक्स बने हुए, एक पैराजोआ में और एक यूमेटोजोआ में क्लासिफिकेशन कर ली। अब जैसे हमने पढ़ा कि एनिमल्स का मल्टी सेलुलर होना जरूरी है। अब अगर मल्टी सेलुलर, अगर काफी सारे सेल हैं, और आपको पता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से नेक्स्ट टिश्यू होती है, फिर ऑर्गन ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है। तो अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें ये मल्टी सेलुलर जो सेल्स थे वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन लेवल तक या ऑर्गन सिस्टम लेवल तक पहुंचे हुए हैं, तो वो सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे यू मेटाजोआ के अंडर आएंगे, इस ग्रुप के अंडर आएंगे। लेकिन अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिस जस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तक है, हर सेल मौजूद है, हर सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मगर वो सेल्स जो है ज्वाइन होके वो टिश्यूज में ऑर्गेनाइज नहीं हुए, जस्ट वो सेल्स ही मौजूद हैं, तो वो इस ग्रुप पैराजोआ के अंडर आएंगे। और ये जो ग्रुप पैराजोआ है, पैरा मतलब होता है बी साइड जो मीन एनिमल, तो ये बी साइड जो एनिमल, बहुत सारा साइड से एनिमल के थोड़ा सा एक साइड पे ये कैटेगरी रखी गई है, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं
है, यहाँ पे जस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। और इस कैटेगरी के अंदर, इस ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही फाइलम आती है, फाइलम पोरिफेरा, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। बाकी जितनी भी फाइलम होगी, फाइलम निडेरियन है या प्लेथियलमेंथिस है, जो भी है, जो हमने नेक्स्ट पढ़नी है, वो सारी की सारी जो होंगी वो यूमेटोजोआ के अंडर आ जाएंगी, क्योंकि वहां से टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, फर्दर फर्दर इस तरीके से वहां तक लेवल जा रहा है। तो यूमेटोजोआ में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। पैराजोआ, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल आप कह सकते हैं किंगडम एनिमेलिया की स्टार्ट हो रही है। जैसे अगर आप स्कूल होता है ना, तो उसमें नर्सरी से क्लास शुरू होती है और फिर आगे सो ऑन चलती है। नर्सरी क्लास होती है वो सबसे सिंपल क्लास होती है, सबसे छोटी क्लास होती है। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट लेवल शुरू होता है। बिल्कुल समझ ले, जो फाइलम पोरीफेरा भी है ना, वो भी किंगडम एनिमेलिया की जो है ना नर्सरी क्लास है, मतलब सबसे प्रिमिटिव है। यहाँ से नेक्स्ट जो होगा ना, फिर कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी, बड़ी बड़ी फाइलम्स आती जाएंगी। तो इनकी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत इजी सी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा के बारे में सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम है एनिमल किंगडम की। ठीक है, बहुत पुरानी है, शायद यहीं से ही एनिमल किंगडम का आगाज हुआ है। और जो है बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट है, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि दे ऑल आर एक्वेटिक, ये सारे के सारे जो है ना फाइलम पोरीफेरा, इसके इंडिविजुअल्स आपको एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, यानी कि पानी वाले इन्वायरमेंट में मिलेंगे। इसका कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होगा जो आपको भाई खुशकी पे चलता फिरता मिले। ठीक है, कोई भी आपको खुशकी पे नहीं मिलेगा, लैंड पे नहीं मिलेगा। सिर्फ कहाँ मिलेगा? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। एक्वेटिक भी आपको पता है दो तरह के इन्वायरमेंट होता है, या मैरीन होता है या फ्रेश वाटर होता है। मैरीन यानी कि समुद्र का, तो ज्यादातर बहुत ज्यादा इसकी जो स्पीशीज होंगी ना, वो आपको मैरीन इन्वायरमेंट में मिलेंगी। और आ फ्यू होंगी जो फ्रेश वाटर के अंदर, जैसे फ्रेश वाटर में रिवर आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही जो कम स्पीशी होंगी, आ फ्यू स्पीशी आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगी और ज्यादा मैरीन में मिलेगी। हैबिटेट इसके बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो बात है लिखी हुई है वो सेसाइल है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेसाइल हैं, ये अपने जगह पर फिक्स होता है। ऐसे नहीं होते कि ये आपको भागते फिरते हुए कहीं पे नजर आएंगे, नहीं, बस अपनी जगह पर फिक्स है। और दूसरा, इनको कॉमन जो है, कॉमन लैंग्वेज में इनको स्पंजिस कहा जाता है। इनका आम जो नाम है वो स्पंज है। लेकिन पोरीफेरा का क्या मतलब है? हम जब पोरीफेरा पोरीफेरा कह रहे हैं, असल में पोरीफेरा का क्या मतलब है? पोरीफेरा जो वर्ड है, टू वर्ड से डिराइव्ड है, पोरस एंड फिरा। पोरस मतलब पोर्स, एंड फिर टू बियर, यानी पोर बेरिंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऊपर आपको छोटे छोटे ना पोर्स नजर आते हैं, और इसी इसी के बेस में, पोर्स की बेस पे इसका नाम रखा गया पोरीफेरा। अगर मैं आपको एक सिंपल सी भी एक डायग्राम अगर एक ड्रॉ करके दिखाऊं स्पंज की, तो कुछ इस तरीके से होगी। लेट मी ड्रॉ। इस तरीके से है। और ये देखिए, अपने अपने जो है ना सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैच है, क्योंकि ये सिसाइल है, ये मूव नहीं कर सकती। और इसके ऊपर आपको छोटे छोटे से यूं पोर्स नजर आएंगे, बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। इस तरीके से बहुत सारे पोर होंगे, और बाकी मैं जरा छोटे बना देती हूँ। और इसके बाद आपको ये भी एक बड़ा सारा पोर नजर आ रहा है। ये भी बेसिकली इसका एक बड़ा जो इसका माउथ है ना, ये भी इसका एक पोर ही है। और उसके बाद जैसे हमने पढ़ा कि ये आपको मिलते हैं हमेशा, मिलेंगे आपको इक्वेटिक इन्वायरमेंट में। तो हम इधर थोड़ा सा इसका इक्वेटिक इन्वायरमेंट भी ड्रा कर लेते हैं कि देखें, ये जो है ना आपको पानी के अंदर ही मिलेगा इक्वेटिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये वाटर है। उसके बाद जो है ना, इन पोर्स का बेसिकली हमने ये समझना है, जो हमने बात क्लियर करनी है वो ये है कि इन पोर्स का मकसद क्या है, पोर्स है क्यों, इनकी बॉडी पे इतनी ज्यादा इसके पोर्स का इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। देखिए, आपको पता है, आपको ये ऑर्गेनिज्म जो है हमेशा एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मिलता है, खुशकी पे तो आपको मिलेगा नहीं। और दूसरी बात आपको पता चल गई, ये सेसाइल है, अपनी जगह पर अटैच रहता है, कहीं मूव भी नहीं कर सकता, कि कहीं पानी में से भाग के, जैसे फिश तैर रही होती है, कि भाग कर कहीं से जाकर अपना फूड को कैप्चर कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है, इसके सारे के सारे जो लाइफ है ना, वो पानी के ऊपर डिपेंड कर रही है, कि पानी इसके पास इर्द गिर्द हो, और पानी में से डिजॉल्व ऑक्सीजन भी लेता है, पानी में अपने वेस्ट को भी रिलीज कर देता है, फिर पानी के जरिए अपनी फूड भी ले रहा होता है। अगर पानी नहीं है तो फिर समझिए ये डेड है। तो इन पोर्स में क्या होता है, अब देखिए, आपको यहाँ पे कोई इसके ऊपर प्रॉपर हाथ भी नजर नहीं आ रहे जिसको वो यूं यूं पकड़ के और फूड को कैप्चर कर ले। तो इन पोर्स के जरिए से जो है ना, यहाँ से वाटर, हमारे पास वाटर जो होता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट से इंटर होता है इधर।
ठीक है। और पानी इंटर होगा और इसी पानी के जरिए इसमें ऑक्सीजन भी जाती है, अपनी फूड भी, माइक्रोस्कोपिक जो भी इसकी फूड होती है, बैक्टीरिया वगैरह या ऑर्गेनिक मैटर, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह, वो भी स्पोर्स के जरिए से अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, यानी अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता है। और यहीं से डिफ्यूजन करते हुए अपनी बॉडी में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, अमोनिया वगैरह इसका होता है, वो बाहर को फेंक देता है। ठीक है। और जो है जब पानी यहाँ से इंटर होता है ना, छोटे पोर्स से इसकी बॉडी के अंदर ना एक कैविटी होगी। जब आप यहाँ ऊपर से जब देखेंगे ना, इधर ऊपर से देखेंगे तो अंदर एक कैविटी होगी। हमने ये डिटेल स्ट्रक्चर पढ़नी है अभी है। तो यहाँ से पानी के जरिए पानी इन पोर्स में इंटर होगा और यहाँ जो बड़ा पोर होता है ना, यहाँ से बाहर निकल जाता है वाटर। इस तरीके से इसमें ये सिस्टम चलता ही रहता है। छोटे छोटे पोर से पानी इंटर हो रहा होता है, बड़े पोर से बाहर निकल रहा होता है। तो इसी बेस पे इसका नाम रखा गया है फाइलम पोरिफेरा। और इसका ना एक बड़ा मजे का फायदा ये होता है कि जब इतना ज्यादा पानी अंदर से जाके उसकी बॉडी से जब बाहर निकलता है, तो उसकी वजह से पानी की फिल्ट्रेशन होती रहती है। एक तरह से ना पानी फिल्टर होता रहता है, तो समंदर का पानी जो है ना, वो भी साफ सुथरा रहता है। इसका एक ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है वो फायदा होता है इसका। ठीक है। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर जो है लिखा हुआ है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़नी है इसका सबसे पहले शेप। ए कहते हैं नो को और सिमेट्री कहते हैं शेप को। तो इसकी इस ऑर्गेनिज्म की ना कोई प्रॉपर एक शेप नहीं होती, कोई एक सिमेट्री नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपने जहन में आपको कहा जाए स्टार फिश कैसी होगी, तो आपके जहन में एक बड़ी प्यारी सी एक तस्वीर आ जाती है कि स्टार फिश ऐसी होगी, ऐसी। ठीक है। अगर आपको माउस का नाम लिया जाए या मंकी का नाम लिया जाए या स्नेक का नाम लिया जाए, आपके जहन में एक कोई ना कोई तस्वीर होती है जहन में कि वो ऑर्गेनिज्म ऐसा ही होगा। लेकिन जब हम स्पंज का नाम लेते हैं ना, तो स्पंज में ऐसा कुछ नहीं होता। स्पंज की कोई भी एक प्रॉपर शेप नहीं होती। जैसे अगर आप जो है ये तीन तस्वीरें देख ले, तो इन तीनों की तस्वीरें बड़ी रैंडम रैंडम सी इनकी बॉडी है। ठीक है। रैंडम रैंडम सी बॉडी, इनकी कोई बॉडी की सिमेट्री नहीं है। और अगर नेक्स्ट चीज लिखी हुई है रेडियल, जहां भी इसका ना ऐसे दिल चाहे, जहां भी इसका दिल चाहे इसका बर्ड बर्ड बने और वो अपनी कॉलोनी वगैरह बना ले, इस तरीके का ये ऑर्गेनिज्म होता है। और इसके बाद बताया गया कि अगर इसकी सिमेट्री हो भी, अगर एडवांस केस में जैसे जैसे थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लें, अगर एक नर्सरी क्लास में ना स्कूल में, तो नर्सरी क्लास में तो एक ना एक बच्चा होता है जो बड़ा ना अच्छा होता है पढ़ाई में, बहुत अच्छे लेवल का होता है। तो वो थोड़ी सी एडवांसमेंट होगी। एक बच्चा होगा जो बिल्कुल ही डल होता है, और एक जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी जल्दी पिक कर होता है चीजों को और सब बड़ा कुछ आता होता है। तो वो जो बड़े वाला जो सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा जैसे बड़ा कुछ आता है ना, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है उस क्लास में। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर इस पानी में सिंपल से जब थोड़ा सा उसमें जो एडवांस थोड़ा सा स्पंज होगा ना, पोरिफेरा का इंडिविजुअल होगा, उसमें सिमेट्री हुई भी तो रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री कैसी होती है, जैसे मैंने पहले भी एक ड्रॉ किया था स्पंज में, वैसे दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ। तो रेडियल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें अगर आप ना उस ऑर्गेनिज्म के किसी भी एंगल पे आप कट लगा लो ना, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है दो इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर ये वाला एक मैंने बनाया स्पंज बनाया, अगर उसका मैं दरमियान से बिल्कुल स्ट्रेट कट करूँ, ये दो जो है इक्वल बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से अगर इस एंगल में ऊपर से जाके जैसे हम सेब को चार कट लगाते होते हैं, बिल्कुल वैसे इस तरीके से कट लगाऊं, तो फिर ये अगेन जो फोर बॉडी पार्ट्स में कट हो गया, और वो चार की चार जो बॉडी पार्ट्स हैं बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है। तो इस तरीके की सिमेट्री का कहते हैं रेडियल सिमेट्री। एक ल्यूकोसेलिना एक स्पंज का नेम है, एक स्पंज की स्पीशी है। तो उसमें इस तरीके की सिमेट्री पाई जाती है। जैसे अब ये भी आपको एक दिख रही है ना, तो ये भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो अगर कुछ पाई भी जाए सिमेट्री, तो रेडियल होती है। लेकिन आप इन दोनों को देखो, इन दोनों में आपको कोई भी सिमेट्री नहीं दिख रही। उसके बाद हैव नो टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल, ये हमने पढ़ चुके हैं कि बहुत ज्यादा सिंपल सा ग्रुप है फाइलम। और ना टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है ना ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। वजह से इसमें जो है सेल्स हैं। सेल्स में कौन कौन से हैं हमने वो भी पढ़ने हैं। तो जी, और इस तस्वीर से आप पिछली स्लाइड भी क्लियर करते जाएं, तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाटरी इन्वायरमेंट ही मिल रहा है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ये पानी पानी है, ब्लू ब्लू सा, वो दिखाया गया। उसके बाद जो दूसरी चीज क्लियर हो रही है वो ये कि अपने सबस्ट्रेटम पे जो है बिल्कुल फिक्स्ड है, ये सारी बिल्कुल मूव नहीं कर सकती। उसके बाद आपको इन तस्वीरों को देख के ये भी समझ आ रही होंगी कि
तीनों ही जो है ना ये मैरीन इन्वायरमेंट की, क्योंकि ज्यादातर स्पीशीज में इसकी मैरीन इन्वायरमेंट में ही मिलती है। अब सो ये क्लियर हो गया होगी आपको। स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बल्कि इसके साथ अच्छा टॉपिक ये होना चाहिए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम स्टडी करें, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि सेल से बनी हुई बॉडी है, इसके अंदर जो है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। कितने टाइप के सेल्स हैं? 3 टाइप के सेल हैं, पिनेकोसाइट्स, कोएनोसाइट्स एंड मेसेनकाइम सेल्स। और इनमें 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स होती है। देखो, जो पिनेकोसाइट्स और सेल्स है ना, वो लेयर की फॉर्म में अरेंज होकर पिनेकोडर्म बना देंगी। उसके बाद जो कोएनोसाइट्स होंगे वो जो है अरेंज होकर एक लेयर में अरेंज होकर कोएनोडर्म बना देंगी। और इसी तरह जो मेसेनकाइम सेल्स होते हैं, जो मिडल लेयर होती है, मेसोहाइल लेयर होती है, उसके अंदर ये मेसेनकाइम सेल जो है वो मौजूद होते हैं। और मिडल लेयर के अंदर और भी काफी सारी चीजें मौजूद होती हैं, हमने वो भी डिस्कस करनी है। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर में कुछ ओस्टिया है, ओस्क्यूलम है, स्केलेटन है इसका। ये भी हमने थोड़ी सी स्ट्रक्चर है ना डिटेल में पढ़नी है। आपसे जब लास्ट स्लाइड तक जाएंगे ना, आपको ये नाम भी याद होंगे, क्योंकि हमने बार बार इसका इतनी बार नाम लेना है ना, तो इंशाल्लाह हो जाएगा याद। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पंज, ये डायग्राम में लाई हूँ। डायग्राम से जो है ना हर चीज क्लियर हो जाती है। जितनी मर्जी आप पढ़ते रहे ना, जब तक आप डायग्राम नहीं देखेंगे ना, आपको उस चीज की समझ नहीं लगनी। तो डायग्राम के जरिए हम उन सेल्स को, उन लेयर्स को, वो सारी हम निकालेंगे यहाँ से। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें, आपको ये ब्राउन कलर की सेल्स नजर आ रहे हैं, ब्राउन कलर के, ये जिनको मैं कर रही हूँ लाइनिंग जिसके गेद कर रही हूँ। ये वाले जो सेल है ना, ये फर्स्ट सेल जो हमने पढ़े थे पिनेकोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स पढ़े हैं। ठीक है, ये वो वाले सेल है, नंबर 1 पिनेकोसाइट सेल। और इन पिनेकोसाइट सेल्स ने जो है, ये देखिए इस ऐसे बिल्कुल एक अरेंज हुए हैं एक लाइन की फॉर्म में। ये एक लेयर बना दी इन्होंने, ये यहाँ तक ये ना एक कट सेक्शन दिखाया गया है, थोड़े से स्पंज को काट के दिखाया गया। ये वाली जो लेयर बन रही है, ये वाली पूरी, ये अंदर तक यहाँ तक, ये लेयर जो है ये है पिनेकोडर्म। पिनेकोसाइट्स ने ही मिलके क्या बना दिया? पिनेकोडर्म बना दिया। अगर हम पिछली स्लाइड पर भी जाए, ये देखिए हमने पढ़ी थी ना ये, सॉरी पिछली स्लाइड पे 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, इसमें एक पिनेकोसाइट, पिनेकोसाइट मैंने बताया था, पिनेकोसाइट मिलके पिनेकोडर्म बना देती है। तो वही ये सारे सेल्स थे, पिनेकोसाइट्स थे ये ब्राउन कलर वाले, और उन्होंने मिलके एक लेयर बना दी, जैसे कहाँ है हमने पिनेकोडर्म, और ये आउटर लेयर है इसकी। ठीक है, आउटर लेयर है। उसके बाद एक और चीज समझने वाली है कि ये जो कुछ पिनेकोसाइट्स होते हैं, कुछ जो पिनेकोसाइट्स होते हैं, ये जो ब्राउन वाले सेल होते हैं ना, यही कुछ सेल जो होते हैं वो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में। ये बिल्कुल ऐसे, ये वाली, ये वाला पर्पल, ये वाला पर्पल, ठीक है, ये वाला पर्पल, ये वाला पर्पल, ये लैदा से सेल नहीं थे, इसी इनर मेम्ब्रेन के इस पिनेकोडर्म के जो पिनेकोसाइट्स थे, वो कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज्ड हो गए। ठीक है, और एक पोर बना दिए, और उसको कहते हैं पोरोसाइट्स। इन ट्यूब्स को कहते हैं पोरोसाइट्स। और यही वो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसकी बॉडी के, जिसकी वजह से हमने इसको पोरिफेरा, पोरिफेरा कहे जा रहे हैं, पोर बेरिंग ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं, वो यही पोर्स है। आउटर लेयर यानी पिनेकोडर्म में जो पिनेकोसाइट्स ही हैं, कुछ पिनेकोसाइट्स ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं, और वो बना देते हैं पोरोसाइट्स। और पोरोसाइट की जो आउटर ओपनिंग होगी, ये तो अंदर को जब हम कट करेंगे ना, तब हमें ये ट्यूब दिखाई देती है। जिसकी बाहर वाली ओपनिंग होती है, जो बाहर वाली ओपनिंग, इसकी पूरी बॉडी पे हमें छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये पर्पल कलर में, ये इनका नाम होता है ओस्टिया। ठीक है, इनका नेम होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है इस डायग्राम में, इसका नाम होता है ओस्टिया। ओस्टिया और कुछ नहीं है, इन्हीं पोरोसाइट्स की जो है आउटर ओपनिंग है, और यही वो पोर्स हैं जिनके जरिए से वाटर जो होता है अंदर से बाहर जो मूव कर रहा होता है। अब देखिए यहाँ से ही जो है शो भी करवाया गया है। मैं ब्लू कलर ले लूँ, पहले ब्लू कलर नहीं आ रहा मेरे पास। ये जो वाटर शो कराया गया है, इन्हीं पोर्स में से आउटर ओपनिंग ओस्टिया है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पोरोसाइट्स हैं, जो कि पिनेकोसाइट्स ही स्पेशलाइज्ड हुए। इससे क्या होता है, पानी जो होता है बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है।
और यहाँ से जो बड़े वाला पोर होता है, ऑस्culum जो पोर है, इसके जरिए ये जो वाटर होता है ये बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया। हमने पिनाकोसाइट के बारे में पढ़ लिया। पिनाकोसाइट मिलके लेयर बना देती है पिनाकोडर्म, और कुछ पिनाकोसाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पोरोसाइट। पोरोसाइट की आउटर ओपनिंग होती है ऑस्टिया, और इस इन्हीं से ही जो फूड होती है या वाटर जो होता है वो बॉडी के अंदर इंटर हो रहा होता है। ऑस्culum जो है इसकी बड़ी ओपनिंग होती है, माउथ होता है इसका, जिसमें से फिर पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। चले एक लेयर को क्लियर हो गया। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट जो बात मैं बताना चाहती हूँ, जो पोरोसाइट्स सॉरी पिनाकोसाइट्स जो होते हैं ये थोड़े से ना कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। पिनाकोसाइट्स ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना ये अपने थोड़ी बहुत बॉडी की मूवमेंट करता रहता है, कभी इधर उधर, और छोटा बड़ा होता जाता है, अपनी बॉडी की मूवमेंट करता रहता है। तो वो इन्हीं पिनाकोसाइट्स के ना कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट की वजह से करता है। और जैसे अब मैं नेक्स्ट आपको ना स्लाइड रीड करा देती हूँ पिनाकोसाइट के बारे में। इट फॉर्म्स आउटर सरफेस माइल्डली कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते होते हैं। सम सेल्स स्पेशलाइज्ड इनटू ट्यूब लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कार्ड पोरोसाइट्स दैट रेगुलेट द वाटर सर्कुलेशन, जो कि वाटर सर्कुलेशन को रेगुलेट कर रही होती है। इसके बाद हमने जो थर्ड लेयर या इनर लेयर के बारे में हमने स्टडी करना है। थर्ड लेयर जो होती है वो सेल्स होते हैं क्वाइनोसाइट्स सेल्स होते हैं, जो कि मिलके क्वाइनोडर्म बनाती है हमारे पास। जैसे कि ये एक सेल जो है, अ, ये जो एक सेल है, ये वाला एक सेल जिसके अंदर आपको एक बाल टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसे हम फ्लैजेलम कहते हैं। ये 3 सेल्स ये मौजूद है, ठीक है। पोरोसाइट आ गया तो वहाँ गैप आ गया, नेक्स्ट जो गैप जहाँ खत्म हो रहा था वहां पे ये 3 सेल्स का और ग्रुप है, यहाँ पे 3 सेल्स का और ग्रुप है, ठीक है। ये 4 सेल्स का ग्रुप हो गया या 2 सेल्स का ग्रुप हो गया, जहाँ इसको जगह अंदर को मिलेगी वहां पर ये होंगे मौजूद। ये वाले सेल्स है क्वाइनोसाइट्स, क्वाइनोसाइट्स। और ये वाले सेल्स मिलकर कौन सी लेयर बना रहे हैं, क्वाइनोडर्म। ये नाम लिखा हुआ है क्वाइनोसाइट्स, ठीक है। और ये मिलके कौन सी लेयर बनाते हैं क्वाइनोडर्म बनाते हैं। इस एक सेल के स्ट्रक्चर को भी ना हमने डिटेल में पढ़ना है। ये पीछे वाली स्लाइड पे मैं जाती हूँ। देखें यहाँ पे हमने इसे पढ़ा, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। पिनाकोसाइट हमारा क्लियर हो गया। क्वाइनोसाइट हम पढ़ रहे हैं, क्वाइनोसाइट ने मिलके कौन सी लेयर बनाई है, क्वाइनोसाइट ने मिलके क्वाइनोडर्म बनाई है। नेक्स्ट हम जाते हैं। ओके, तो अ, इसकी स्लाइड हम बढ़ते हैं। क्वाइनोसाइट की इट फॉर्म्स इनर लेयर। अगर हम इस एक सेल के स्ट्रक्चर को, ये जो एक सेल है ना क्वाइनोसाइट का, इसको हम बड़ा करके पढ़ते हैं जरा। ये है, ये वो एक जो सेल था ना क्वाइनोसाइट, उस केले के एक डायग्राम है। क्या होता है यहाँ पे, इसके डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कोलर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये वाली जो है कोलर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, माइक्रोविलाई की ये कोलर लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। और इसके अंदर ना एक एक तो ये फ्लैजेलम मौजूद होता है, फ्लैजेलम, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना इसके अंदर एक आपको मैश लगी हुई मिलती है, माइक्रोफिलामेंट की वो मैश होती है। ये वाला सेल है, सेल की बॉडी है। और ये सेल का जो है जी न्यूक्लियस है ये वाला, क्योंकि हर सेल में न्यूक्लियस तो होना मौजूद है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और न्यूक्लियस मौजूद होगा, उसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी इसकी स्ट्रक्चर है। अब है क्या इस सारे काइनोसाइट का फंक्शन क्या है। देखिए यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे ना काफी सारी, जैसे आप अंडरस्टूड है, यहाँ पे काफी सारे क्वेनोसाइट्स मौजूद है जो कि मिलके क्वेनोडर्म बना रही है। यहाँ पे जो है मिडल लेयर होगी जो अभी हमने पढ़नी है, यहाँ पे मिडल लेयर होगी, और यहाँ पे जो है आउटर लेयर है पिनाकोडर्म की। अब यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल इंटर होता है ना बॉडी के अंदर, तो उसके साथ कोई ना कोई फूड वगैरह, कोई बैक्टीरिया इंटर हो जाएगा, कोई जूप्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन इंटर होता है। तो ये फ्लैजेलम जो है बीट कर रहा होता है ऊपर नीचे ना, ये बीट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो पानी में कोई भी अगर फूड मटेरियल है ना वो यहाँ पर आ जाता है, इसके पास आ जाता है, इसकी ना फ्लैजेलम की बीटिंग की वजह से। हम जैसे ये जो येलो येलो डॉट से दिखाए गए हैं ये फूड पार्टिकल्स हैं इसके। अब यहाँ से ना अंदर जब जाता है, यहाँ कोलर से जब अंदर को मूव करता है तो ये एक मैश लगी हुई है, ब्रेक से जाली सी लगी हुई है, ब्रेक सा फिल्टर सा लगा हुआ है, जिसमें से उसके खाने वाली जो चीज होगी, जो प्रॉपर जो साइज होता है किसी जो ये कर सकता है, ले सकता है, एडजस्ट कर सकता है, तो वो इसके अंदर चला जाता है,
ठीक है। और बाकी तो बाहर आ जाते हैं। अब वो फूड पार्टिकल अंदर जाके सेल के अंदर जाके फूड वैक्यूल बन गया, यहाँ पर डाइजेशन होती है इसकी। और जो भी इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है ना, तकरीबन यहाँ पे डाइजेशन हो जाती है। अगर किसी चीज की भी डाइजेशन रह जाए तो ये मेसोहाइल में कुछ सेल्स होते हैं मेम्बोसाइट्स, वहां पे जाके उसकी डाइजेशन जो होती है ना, वो कंप्लीट हो जाती है। ये कोइनोसाइट का ये एक ओवरव्यू था। ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ साइट के बारे में। इसमें एक तो कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट का बना हुआ एक मैश होता है, जाली से होती है। एक फ्लैजेलम होता है, इसकी बीटिंग की वजह से ना पानी के अंदर जो फूड पार्टिकल वो होते हैं वो इसके पास आते हैं, और मैश में से फिल्टर होके जो इसके लिए होते हैं, जो इसका फूड होता है वो इसके सेल के अंदर इंटर होता है। वहाँ इसकी पार्शली डाइजेशन होती है, और नेक्स्ट डाइजेशन जो है ना इसकी मिडिल लेयर के अंदर जाकर होती है। ये इसका था ओवरव्यू। तो अगर हम अगेन अपने डायग्राम के पास जाएं, अगर अगेन यहाँ डायग्राम पे आ गए हैं, तो यहाँ पे जो है आप देख ले, अपनी सारी स्ट्रक्चर ये वाले जो सेल्स है ना, सारे इसी तरीके के ही हैं। यहाँ पे ऐसे ही फूड पानी आएगा यहाँ से, जैसे एरो से शो हो रहा है, और यहाँ पे जो भी फूड होगा वो यहाँ से बॉडी में फिर उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बॉडी में सप्लाई, हर सेल को सप्लाई कर दिए जाते हैं। और ये क्वाइनोसाइट मिलकर कौन सी लेयर बना रही है, क्वाइनोडर्म बना रही है। हाँ, अब मिडल मिडल लेयर पढ़ने से पहले ना इसी डायग्राम में मैं आपको एक और चीज भी समझा देती हूँ। यहाँ पे है, एक होती है, इसकी होती है बॉडी कैविटी, जिसका कहते हैं हम स्पंजोसील। स्पंज मतलब स्पंज की, सील मतलब कैविटी। ये ये वाली जो कैविटी है यहाँ पर, मैंने कलर नहीं सही किया, जस्ट मिनट। हाँ जी, ये वाली जो कैविटी है, इस कैविटी का हम नाम देते हैं स्पंजोसील का, या सेंट्रल कैविटी का, स्पंज की सेंट्रल कैविटी। तो जो है यहाँ पे पानी इंटर होता है इस कैविटी में, यहाँ से फिर पानी जो बाहर निकल जाता है। ये वाली इसकी वाहिद कैविटी है। इस कैविटी का नाम भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, स्पंजोसील। स्पंजो मतलब स्पंज की, सील कहते हैं कैविटी को, तो स्पंज की कैविटी, सिंपल सा नाम है ये। ठीक है, तो उसके बाद जो एक क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई जो पानी है जब इन पोर से जाता है तो क्यों इस बड़े पोर से ही बाहर निकलता है, किसी और पोर से भी तो बाहर निकल सकता है ना। तो इसका फंक्शन ये है कि जो फ्लैजेलम है ना, ये वाले कॉर्नोसाइड के जो फ्लैजेलम होते हैं, ये हमेशा ऊपर नीचे को इस तरीके से बीट कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे को बीट कर रहे होते हैं। इसकी वजह से जब ये पानी होता है ना, इस वजह से एरो भी ऊपर ही है। ये अब फ्लैजेलम देखिए जैसे ऊपर को दिखाएंगे, नीचे को, तो ये बाद में ऊपर हो जाएंगे। इसकी वजह से जो पानी जो होता है ना, खुद ब खुद ही इनकी बीटिंग की वजह से इस बड़े पोर्स में से बाहर निकल जाता है। ये है। इसके बाद जो हमारी चीज रह गई है ना, वो अब मिडल लेयर रह गई है। अब मैं दोबारा से जो है एक दफा कोएनासाइड की स्लाइड पे लेके जाती हूँ, ताकि वहां से कोई चीज रह ना गई हो। इट फॉर्म इनर लेयर, ठीक है, कोइनोडर्म जिसे कहते हैं, इनर लेयर है। फ्लैजिलेटेड सेल, जो इसके सेल्स होते हैं वो फ्लैजेला वाले होते हैं, उसमें फ्लैजेलम मौजूद होते हैं। ठीक है, डेट हैव अ कॉलर लाइक रिंग। वो मैंने दिखा ना, कॉलर सा बना हुआ होता है, कॉलर रिंग होती है माइक्रोब्लाई की बनी हुई, जो कि इस फ्लैजेलम को सराउंड कर रही होती है। और जैसे ये अब फ्लैजेलम है ना, इसके इर्द गिर्द ये एक ये कॉलर रिंग है, माइक्रोवेलाई की बनी हुई है। उसके अंदर जो है ना माइक्रोफिलामेंट कनेक्ट द माइक्रोवेलाई फॉर्मिंग अ नेट लाइक मैश, एक नेट लाइक जेली मैश होती है, माइक्रोफिलामेंट की बनी हुई, इस कॉलर के अंदर पड़ी होती है, जो कि पानी को फिल्टर, फूड को फिल्टर कर रही होती है। ये प्रेजेंट, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला रह गया। और ये नेक्स्ट में आगे मिडिल लेयर पढ़ाने के बाद, मेसोहाइल पढ़ने के बाद हम तो हमारा टॉपिक रह गया मेसो हाइल का, यानी मिडल लेयर। मेसो मतलब मिडल, हाइल मतलब मैटर, मिडल मैटर। इसके बारे में जो होते हैं ना, इसके मिडल लेयर के अंदर कुछ सेल पाए जाते हैं, जिसे हम एमेसाइड एमेबोसाइट्स, ठीक है। ये आपको शो हो रहा है, ये ब्लू कलर में, ये वाला और ये वाला ब्लू कलर का, इसको मेसेंकाइम सेल भी कहते हैं, एमेबोसाइट भी और मेसेंकाइम सेल भी। इसका बड़े सारे फंक्शन है। क्या फंक्शन है जो हमने, जैसे नेक्स्ट हमने डायग्राम में एक देखी थी,
ये जैसे भी कार्नोसाइट जब ये फूड को ले रहा था, फूड को कैप्चर कर रहा था, ये एमेबोसाइट जो होते हैं, या जिसका दूसरा नाम मेसेनकाइम सेल्स है, इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो फूड जो थोड़ी बहुत पार्शली डाइजेस्ट रह गई थी ना, वो अब इसके अंदर इंटर हो रही है, इसके अंदर। और इसके अंदर जाके फुल डाइजेस्ट हो जाएगी, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, क्योंकि ये अमेबासाइट यानी अमेबा की तरह इनकी मूवमेंट होती है, तो ये मूव करके जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो भी इसकी पूरी स्पंज की बॉडी के अंदर जो है सप्लाई कर देते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट फंक्शन ये था। इसके अलावा जो है जो स्केलेटन, इसका जो स्केलेटन होता है, स्पंज का स्केलेटन होता है, उसका भी सारा जो मटेरियल है वो भी इसी में ही पाया जाता है, मेसोहाइल में। जैसे अभी आपको ये 3 लेयर्ड ये नजर आ रही है, येलो कलर की स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं कुछ इस तरीके से। अगर मैं ड्रा करूं तो कुछ ऐसी होंगी, ऐसी और ऐसे और ऐसे। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये इन्हें स्पिक्यूल्स कहते हैं। ये सिलिका की या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। 3 रे भी है, कुछ में ये 6 रे भी होती है, ठीक है। और किसी स्पीशी में ये सिलिका की बनी होगी, किसी में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी, किसी में ये 3 रे होंगी, किसी में ये 6 रे होंगी। ये अभी 5 रे और जैसे 6 रे बना दी है मैंने, ठीक है। तो जो स्पंज की जो टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन है ना, उनकी पोर की बेस पे नहीं होती, वो होती है कि स्पेक्यूल्स की बेस पे, कि वो सिलिका की बनी हुई है या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, ये 3 रे है, ये 6 रे है। इस तरीके से उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। पोर जो पोरोसा फिरा पोरीफिरा जो उसका नेम है, वो उसकी फिजिकली उसका जो वैसे नेम है ना, उनकी पोर्स की वजह से रखा गया। क्लासिफिकेशन जो उसकी टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन होगी ना, वो इस स्पेक्यूल्स की वजह से होगी। उसके अलावा जो है ना, मिडल लेयर में एक तो बात हमने मेसेंकाइम सेल्स की कर ली, एक हमने स्पिक्यूल्स की कर ली। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास एक प्रोटीन मिलती है, कोलेजन प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं स्पंजिन। वो भी मिलके जो इसी के अंदर मौजूद होती है, इसी में ही मौजूद होगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लें, जो ग्रीन ऑरेंज कलर में, जो ऑरेंज कलर में है, वो स्पंजिन प्रोटीन है, स्पंजिन है, ठीक है। वो भी स्केलेटन में इसका रोल होता है। और उसके अलावा इसको स्पंज क्यों कहा जाता है, जब ये ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाता है ना, तो उसको अच्छे से बीट किया जाता है, उसको कोलेजन जो प्रोटीन होता है उसको अच्छे से बीट किया जाता है, इस डेड सेल्स निकल जाते हैं, तो वो हमारे पास कमर्शियल स्पंज बन जाती है। इसे हम कमर्शियली हम यूज करते हैं। नेचुरली हमारे पास स्पंज होती है, और डिफरेंट फंक्शन होते हैं स्पंज का। ड्यूरिंग सर्जरीज वगैरह वो ब्लड वगैरह को अब्जॉर्ब करने के लिए यूज होते हैं। इवन एक बिल्डिंग में भी यूज किया जाता है नॉइस रिडक्शन के लिए। इस तरीके से उसका वेरियस फंक्शन होते हैं। बाथ के लिए नहाने के लिए भी यूज किए जाते हैं स्पंज। तो वो ये स्पंजिन प्रोटीन को से ही वो स्पंज बनते हैं। डेड सेल्स को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, स्लाइड में क्या बात है। मेसोहाइल, मेसोमेन, मिडल हाइल में मैटर कंसिस्ट ऑफ अमेबाइड सेल्स होते हैं, जिन्हें हम मेसेंकाइम सेल्स भी कहते हैं। दैट स्पेशलाइज्ड फॉर रिप्रोडक्शन में भी उसका रोल होता है। सिक्रीटिंग रिप्रोडक्शन जो इसके है ना, गैमीट्स जो हमने पढ़े, स्पर्म और एग, वो भी इन अमेबाइड सेल से ही बनते हैं। सिक्रीटिंग स्केलेटल एलिमेंट्स, यानी अच्छा, जो ये हमारे स्पंजिन है ना, जो स्पंजिन सॉरी जो स्पिक्यूल्स है, ये जो बने हैं, ये भी इन अमेबाइड सेल्स ने बनाई है। फिर ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग फूड के बारे में हमने पढ़ लिया, किस तरीके से फूड स्टोर कर रहते हैं। सिक्रीटिंग स्केलेटल एलिमेंट्स, यानी कि जो ये है हमारे पास स्पिक्यूल्स वगैरह, ट्रांसपोर्टिंग एंड रेगुलेटिंग फूड, ये रिपीट हो गई हैं 2 चीजें। चले नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कॉइनोसाइट हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो एक टॉपिक हमने पढ़ा था कि देयर इज अ लिंक, हमारे पास लिंक है एक स्पंज में और कॉइनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्टा के अंदर ना एक लिंक बनता है। अच्छा, तो ना बताते चलो प्रोटिस्टा क्या होता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है लेकिन वो यूनिसेलुलर है, तो वो प्रोटिस्टा के अंडर आएगा। अगर यूकैरियोट है पर मल्टीसेलुलर है, तो वो किंगडम एनिमेलिया के अंडर आएगा। तो अब वो जो प्रोटिस्टा और अगर हम किंगडम एनिमल एनिमेलिया के ना, तो उनमें जो लिंक है वो इस स्पंज के जरिए बन रहा है। कैसे? प्रोटिस्टा का एक ऑर्गेनिज्म होता है कॉइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। जैसे अभी आपको एक डायग्राम शो हो रही है यहाँ पर।
देखो ये एक कोइनोफ्लैजिलेट, ये एक ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल ये ऐसे ही कोलर है, इसका भी मैश इसी तरीके से होगा, यही फ्लैजेलम इसका बना हुआ है, ठीक है। और ये काफी सारे कोइनोफ्लैजिलेट मिलके एक स्टार्क के जरिए अब एक सबटेटम के साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये एक प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये एक सेल जो है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ये काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मिलके एक स्टार्क के साथ अटैच होकर सबटेटम से अटैच्ड है। और जब हम स्पंज के अंदर देखते हैं ना, सेम टू सेम यही सेल्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो हम बस बात यही है कि यहाँ पे सेल अरेंज्ड है, लेकिन टिश्यू लेवल नहीं है ना, बस सेल ही अरेंज्ड है। यहाँ कॉलोनी उन्होंने बनाई हुई थी, और यहाँ पर तो वही सेल जब हमें स्पंज में मिलते हैं, हम कहते हैं यही जो कोएनो साइट और कोएनो फ्लैजिलेट है, ये एक इवोल्यूशनरी लिंक है कि शायद जो ये किंगडम एनिमेलिया जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा से ही अराइज हुई है। तो ये एक इवोल्यूशनरी लिंक हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड वाटर सर्कुलेशन, जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि ये जो बेचारा जो जानवर है, ये एक तो ससाइल है, दूसरा पानी वाले इन्वायरमेंट में रहता है और पानी पे इसकी सारी लाइफ डिपेंड करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी 3 बॉडी फॉर्म्स होती है, कैस्कॉन, साइकोन और लियोकोन। ये तीनों इसकी बॉडी फॉर्म है, और इसके बारे में मैंने पढ़ना है कि कैसे कैसे इसमें से वाटर जो है वो मूव करता है। सबसे पहली आ जाती है एस्कॉन, सबसे सिंपलेस्ट बॉडी फॉर्म में सिंपलेस्ट कैसे जो ये में शुरू से स्ट्रक्चर जो बनाई जा रही है, रेड वाली पिनेकोसाइड शो कराएगी, ये पर में मेसोहाइल, और ये जो ग्रीन येलो में जो है ये कॉइनोसाइट या मिलके कॉइनोड्रोम बना रही है, ठीक है। सिंपल से है, यहाँ पे बॉडी में पोर है, पोर से सेंट्रल कैविटी में पानी आता है, और यहाँ से फ्लैजेला के मूवमेंट के से ये बाहर चला जाता है। सिंपलेस्ट बॉडी फॉर्म में वाटर है, वो ऑस्टिया के जरिए स्पंदनशील में इंटर हुआ, स्पंदनशील से उसके उनके जरिए बाहर चला गया। सबसे सिंपलेस्ट जो थी ये बॉडी फॉर्म थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट है जो बॉडी फॉर्म होती है साइकोन होती है, ठीक है। तो साइकोन के बारे में अगर हम पढ़े ना, तो एस्कॉन से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी वो सिंपलेस्ट थी। अब ये साइकोन में सिर्फ ये होता है जिसकी आउटर लेयर जो होती है ना, पिनाकोडर्म होती है, देखिए वो इस तरीके से कर्व है, और तो इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस वो जो होगी कर्व होगी, इससे क्या मकसद हो गया कि सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, ज्यादा पानी, ज्यादा पोर्स होंगे, और ज्यादा पानी जो है इसमें से इंटर हो सकेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पास होने का क्या मेथड होगा। सबसे पहले वाटर जो होगा वो डर्मल ऑस्टियम में आएगा, ठीक है। सबसे पहले डर्मल ऑस्टियम में आएगा, ये जो पोर्स नजर आ रहे हैं आपको ये वाले, डर्मल ऑस्टियम से ये इनकरेंट के नाल में आता है ये, ठीक है, इनकरेंट के नाल में आएगा। और इनका इनकरेंट केनाल के बाद ये पोरोसोफाइल्स, ये जो केनाल्स हैं ये वाली, इन पोरोसोफाइल से होता हुआ ये देखिए इनकरेंट केनाल में आ रहा है, और फिर यहाँ से रेडियल केनाल के अंदर चला जाएगा, इस केनाल में आएगा। देखिए ना, ये डर्मल पोर होंगे, डर्मल पोर से ये इसमें रेडियल में आ गए, और रेडियल से फिर जो है स्पंजोसील में वाटर इंटर हो जाएगा, और यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा। ये इसका वे है, बस इसका मकसद ये है। वहां पे जो डर्मल पोर ऑस्टिया से इंटर होके एक पहले इंटरन कैनाल में आता है, फिर रेडियल कैनाल में आता है, और वहां से जो है स्पंजोसील में आके उसके के जरिए बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो आउटर लेयर है ना, वो जरा ज्यादा कर्व हो गई है, तो ज्यादा डर्मल पोर्स बन गए, ज्यादा डर्मल पोर्स की वजह से ज्यादा पानी जो इसके इन और आउट इसकी बॉडी से होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बॉडी फॉर्म को देखें तो नेक्स्ट है ल्यूकॉन। सबसे ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स जो है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बॉडी फॉर्म है ल्यूकॉन, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होती है, सब आपको यहाँ पे नजर भी आ रही है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है कि मल्टी एब्सेंस ऑफ स्पंजोसील, एंट्री पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत सी जगहों से ये इंटर हो सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से इंटर हो सकता है। इन्होंने ये एक जैसे डायरेक्शंस दिखाई हैं। इसमें स्पंजोसील जो थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हो गए। अब देखिए, हम पीछे जो हम डायग्राम्स जो देखते थे, तो पीछे जो था पोर्स तो काफी सारे थे, लेकिन यहाँ पे एग्जिट पॉइंट सिर्फ एक ही होता था। यहाँ पे भी एक ऑस्किलम था, यहाँ भी एक ऑस्किलम था, लेकिन जो ल्यूकोन है इतना कॉम्प्लेक्स, इतनी ही ज्यादा ब्रांचिंग हो गई है ना, उसकी ब्रांचिंग की वजह से स्पंजोसील जो है वो खत्म हो गई, और एग्जिट पॉइंट्स है ना इसके ऑस्किलम काफी सारे बन गए। यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी रिलीज हो सकता है, किसी और पोर्शन से भी, किसी और पोर से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जिट तो मतलब ज्यादा एग्जिट पॉइंट्स, ज्यादा पोर्ट्स, ज्यादा 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 फिल्ट्रेशन हो रही है, ज्यादा इसके पास पानी आ रहा है, तो इस वजह से ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है।
उसके बाद हम आते हैं स्केलेटन की तरफ। स्केलेटन का ये सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया है, रीडिंग करते हैं। स्पंज आर सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन दैट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक नीडल लाइक स्पाइक्स। उसमें नीडल लाइक स्पाइक्स ही होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसे हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। स्पिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाय द अमीबाइड सेल्स। अमीबाइड सेल्स जो होते हैं वो स्पिक्यूल्स बनाते हैं। स्पिक्यूल्स बनी किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और सिलिका की बनी होती है। एंड मे टेक ऑन वैरायटी ऑफ शेप, और बहुत ज्यादा डिफरेंट शेप की होती है, जैसे 3 रे होती है, 6 रे होती है, इस तरीके से। और इसके अलावा अल्टरनेटिवली स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पंजिन। स्पंजिन भी मौजूद होती है। स्पंजिन है क्या? एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि कोलेजन की बनी होती है, जिसे हम ड्राई किया जाता है, बीट किया जाता है, वॉश किया जाता है, और यहाँ तक कि उसके डेड सेल्स वगैरह रिमूव हो जाए, और फिर वो एज अ कमर्शियल स्पंज हम उसे यूज कर सकते हैं। और नेचर ऑफ द स्केलेटन इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन स्पंज टेक्सोनॉमी। स्पंज की क्लासिफिकेशन में जो है स्केलेटन की नेचर जो है, स्केलेटन किस चीज का बना हुआ है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। मेंटेनेंस फंक्शन पढ़ लिया। देयर फूड कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया होता है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, प्रोटिस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। अगेन हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे कूलर से आएगा, मैश लगी होगी, यहाँ पे बॉडी वैक्यूल, बॉडी में चला जाएगा, इसकी सेल बॉडी में। यहाँ पे फूड वैक्यूल जो होगा पार्शली डाइजेशन होगी, जो रह जाएगा वो मेसोहेल के मेवाइड सेल में चला जाएगा, और वहां से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पूरी बॉडी में जो है सप्लाई कर दिए जाएंगे। उसके बाद एक्सक्रीशन, जो नाइट्रोजनस वेस्ट, इसका जो प्रिंसिपल ये होता है, सबसे अहम अमोनिया, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी में पाया जाता है, तो अमोनिया इसका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो डिफ्यूजन के जरिए अपनी बॉडी से, इन पोर्स के जरिए से बाहर को रिलीज कर रहा होता है। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन की बात करें, हाँ जी, ये समझने वाला टॉपिक है। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअली भी कर लेता है और सेक्सुअली भी करता है। ये सेक्सुअल में बर्डिंग के जरिए, यानी कि जैसे आपने ये एक स्पंज था, तो इसके ऊपर एक छोटा सा बर्ड बनेगा, ठीक है, छोटा सा बर्ड बन गया, और ये बड़ा होता जाएगा, और फिर या फिर वैसे भी कट ऑफ हो जाए और किसी और जगह पे जाके गिरेगा, और वहां पे जाके गेन अपनी कॉलोनी जब बनाना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये वाले जो बर्ड है ना, ये तो इंटरनल बर्ड होंगे, इसके अंदर कुछ एक्सटर्नल बर्ड से अभी इंटरनल बर्ड्स भी बनते हैं। इन इंटरनल बर्ड्स को कहते हैं गैम्यूल्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, इंटरनल बर्ड बन जाता है गैम्यूल। और ये जो है ना अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर जाता है। क्या हुआ? कोई अनफेवरेबल कंडीशन आई तो स्पंज ने ना अपने अंदर अपना इंटरनल बर्ड बना लिया, इसे हमने गैम्यूल कह दिया। अब अनफेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में वो जो पेरेंट जो स्पंज था उसकी तो डेथ हो जाएगी, लेकिन ये जो स्पंज होगा ना, ये जो गैम्यूल है स्पंज का, ये ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है, ऐसे आके सबस्ट्रेटम पे आके अम, हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। फिर जैसे कभी फेवरेबल कंडीशन होगी तो यहाँ से अगेन जो है न्यू कॉलोनी में आने लग जाएगा, नया में डेवलप हो जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बर्डिंग। द बर्ड्स में भी इंटरनल एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल बर्ड्स को गैम्यूल कहते हैं। बोथ टाइप ऑफ द बर्ड्स डेवलप इनटू द न्यू स्पंज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कि दोनों जो है मोनोइशियस है, यानी कि इसके एक ही इंडिविजुअल में ना एग और स्पर्म दोनों ही पाए जाते हैं। दोनों तरह के जो गैमेट्स है ना, वो यहाँ एक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, लेकिन जो है ये सेल्फ फर्टिलाइज नहीं करते, आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं करते। जैसे कि अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये एक स्पंज है, ये दूसरा स्पंज है, इसके अंदर एग भी मौजूद है, इसके अंदर स्पर्म भी मौजूद है। ये ले, इसमें भी एग भी मौजूद है, और इसमें वैसे तो येलो से बनाना चाहिए था मुझे, लेकिन चले ठीक है। तो इसका जो स्पर्म होगा वो इसके एग से फर्टिलाइज करेगा, इसका जो स्पर्म होगा वो इसके एग से फर्टिलाइज करेगा। कैसे करेगा? चाहे दूर दूर भी है ना, तो ये अपने ऑस्क्लम से जब पानी बाहर जाता है, तो क्या होगा कि ये स्पर्म भी बाहर कुछ आ जाते हैं, ठीक है, और कोई और उसका स्पंज मिलता है, और उसके अंदर जाके उसके ओस्टिया के अंदर स्मॉल पोर्स के जरिए अंदर जाके, और जो है फिर फर्टिलाइजेशन अंदर उसके एग से कर लेता है, ठीक है। तो ये क्रॉस फर्टिलाइज करता है, सेल्फ फर्टिलाइज नहीं करता। इसका एक फायदा ये होता है, अगर सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे ना, तो वो एक जैसे इंडिविजुअल बनते जाएंगे, तो कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो सारी की सारी जो कॉलोनी है ना उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ताकि बेटर से बेटर वैरायटी बनती जाए, ताकि कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आए तो वो उसको बेटर उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद हो।
इसके बाद जो नेक्स्ट ये है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक साइकिल बना दिखाया गया, बहुत ज्यादा इजी है। अब देखें यहाँ पर जो है एक इंडिविजुअल दिखाया गया है, पेरेंट इंडिविजुअल है ये वाला। उसके उस स्पंज ने कुछ से अपने स्पर्म्स को रिलीज किया। अब इसके अंदर एग भी मौजूद है, लेकिन इसे स्पर्म को रिलीज किया। अब ये वाला दूसरा स्पंज है, दूसरा कोई और पेरेंट स्पंज है, इसके अंदर एग भी मौजूद है, स्पंज भी मौजूद है। लेकिन इस स्पंज का जो स्पर्म है वो इसके एग के साथ आके फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, ये एग सेल के साथ आके फर्टिलाइज कर रहा है। सेल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होते होते लार्वा बनेगा, ठीक है, लार्वा किसी सबस्ट्रेटम पे दूर जाके कहीं भी सेटल हो जाएगा और वहां पे एक नई स्पंज की कॉलोनी बन जाएगी। यहाँ तक हमने स्पंज के बारे में सारी डिटेल तकरीबन पढ़ ली है। उसके बाद ये एमसीक्यूज है, कुछ ही एमसीक्यूज पढ़ के हमें समझ लगेगी कि हमें कितना प्रिपेयर हो गया। तो सबसे पहले द क्लासिफिकेशन ऑफ द पोरिफेरा इज बेस्ड ऑन टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन किसकी बेस पे की जाती है, उसके न्यूट्रिशन की, उसकी लोकोमोशन की, स्पीक्यूल्स की, रिप्रोडक्शन की, या एक ऑप्शन आ सकता है पोर्स की। तो स्पीक्यूल्स की बेस पे कि वो 3 रे है, 6 रे है, सिलिका का बना है या कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट स्पंज में कौन सा होता है, तो जी वो अमोनिया होता है। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म स्पंज की कौन सी होती है, ल्यूकोन होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है और बहुत सारे एग्जिट पॉइंट्स होते हैं और स्पंज और सील तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। द स्पंज हैव डैश ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम या सेल लेवल। जस्ट इसमें सेल्स होते हैं, सेल्स टिश्यूज के फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं हुए, इसीलिए ये पैराजोआ ग्रुप के अंदर कैटेगरी में आते हैं। जो टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले ये मेटाजोआ के अंदर आते हैं। और बस यहाँ तक हमने इसकी स्पंज की डिटेल काफी सारी पढ़ ली है। होप सो आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।